नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है तो कुछ विशेष हो जाना चाहिए और विशेष तो एक ही बात चल रही है। जब से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ है, बहुत सारे कयास लगाए जाते रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जी, अब तो वो सांसद कहीं और से हैं, लेकिन कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, देश के जाने माने वकील हैं। कपिल सिब्बल जी ने कहा कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं? इसके लिए लगता है कि हेबियस कॉर्पस लगाना पड़ेगा और उनको पेश करना पड़ेगा अदालत में। 24 घंटे के अंदर ही पेश किया जाना चाहिए था, अब तो महीने होने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जगदीप धनखड़ किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, किसी को पता नहीं है। उसके बाद से कोई उनकी तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। परिवार के लोग किसी से नहीं बात कर रहे हैं, वो किसी से नहीं बात कर रहे हैं, किसी नेता की कोई तस्वीर उनके साथ नहीं आई है। तो धनखड़ साहब हैं कहाँ? आखिर धनखड़ साहब को हुआ क्या है? उनकी सेहत ठीक है या खराब है? इसके बारे में कपिल सिब्बल ने समाज को ये बताने की कोशिश की, देश को बताने की कोशिश की कि कपिल सिब्बल को किसी ने छुपा लिया है, किसी ने नजरबंद कर दिया है। और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के अफवाह चलाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को नजरबंद कर दिया गया है। और अब जो खबर आ रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि जगदीप धनखड़ 8 अगस्त को जाने वाले थे राजस्थान, जो चित्तौड़गढ़ है, वहां जाने वाले थे और वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। 8 अगस्त को वो गए नहीं। सबको, सारे लोगों को प्रतीक्षा थी कि जगदीप धनखड़ 8 अगस्त को निश्चित रूप से राजस्थान आएंगे, चित्तौड़गढ़ आएंगे और वहां जब आएंगे, सार्वजनिक रूप से लोगों से मिलेंगे, तो पूछ लिया जाएगा कि क्या बात हुई थी, क्यों आपने इस्तीफा दिया था और अभी तक आप चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं। 8 अगस्त बीत गया, जगदीप धनखड़ जी घर से बाहर नहीं निकले। वो भी बात खत्म हो गई। अभी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन पहले शायद जगदीप धनखड़ जी गुड़गांव के एक बड़े हॉस्पिटल गए। वहां पर शायद वो अपना जो रूटीन चेकअप था उसके लिए गए थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है और उसके लिए वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाते रहते हैं। वहां भी गए, वहां भी किसी से कोई बात नहीं, वहां की भी कोई तस्वीर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। अब जगदीप धनखड़ जी के पीछे कोई पापराजी लग जाए, कोई मीडिया वाला रात दिन वहां पर इंतजार करता रहे और जगदीप धनखड़ की एक तस्वीर आ जाए, उसके बाद ये कहने लगे इस्तीफे की बात की पहली तस्वीर। ये भी नहीं हो रहा है। अब कौन करे ये काम? क्योंकि अब जब लोगों ने कह दिया है कि जगदीप जगदीप धनखड़ जी नजरबंद हैं, तो जाहिर है सरकार की भी नजर होगी। नजरबंद कहीं से है नहीं, लेकिन लग रहा है इनको कि मोदी और शाह ने हर जगह पहरे बिठा रखे हैं और जो कोई भी जाएगा जगदीप धनखड़ के पास, इनकी पूरी तस्वीर मोदी और शाह जी के पास पहुंच जाएगी। खैर, सच्चाई क्या है ये अभी तक पता नहीं चला। अभी देश में सुदूर दक्षिण से एक खबर आई है। दक्षिण के एक अखबार समूह ने एक खबर चलाई है कि जगदीप धनखड़ जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और वो भी प्रधानमंत्री आवास पर हुई है और वो भी 45 मिनट तक बात हुई है। इसकी भी कोई तस्वीर मीडिया में अभी तक नहीं आई है। ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है और ना ही जगदीप धनखड़ की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है। लेकिन खबर है कि प्रधानमंत्री से जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई। अब रात में हुई, दिन में हुई, कब हुई, किस तारीख को हुई, लेकिन 45 मिनट तक हुई, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ये भी बात गले से नीचे उतर नहीं रही है। अगर बातचीत हुई होती तो बताने में क्या जाता है? प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई हुई, कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो बताई नहीं जाए। हाँ, ये लोग जरूर करते कि प्रधानमंत्री से अगर बात हुई है तो धनखड़ साहब को मुंह खोलना चाहिए कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री से, उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या बात की, प्रधानमंत्री ने उनको क्या कहा, क्या प्रधानमंत्री ने धमकाया, क्या प्रधानमंत्री ने डराया, ये सब कोई बात हुई या नहीं हुई, ये सारी बातें खुल जी और उनको फिर उनके ऊपर दबाव बनते रहता और सोशल मीडिया पर जो एक वर्ग है वो अपना कैंपेन चलाते रहता और वो कैंपेन अभी भी चल रहा है, बदस्तूर जारी है उनका कैंपेन, वो जारी भी रहेगा। लेकिन इसकी भी पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं हो पाई है। धनखड़ जी बिल्कुल मौन है। इस बीच में एक खबर दौड़ी कि विपक्ष, जिनके पास 230-35 के आसपास का आंकड़ा होता है दोनों राज्यसभा और लोकसभा मिला करके,
नहीं, लोकसभा में 230-35 का है और राज्यसभा को अगर मिला देते हैं तो 300 कुछ आंकड़ा होता है और दूसरी तरफ सरकार मतलब एनडीए का जो आंकड़ा है, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके 400 के आंकड़े को पार कर रहा है। मतलब 423 के आसपास है और विपक्ष को जो विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला करके जो आंकड़ा है, वो 333-323 के आसपास है। एग्ज़ैक्टली 100 या 100 से थोड़ा आगे पीछे का आंकड़ा है, जिसमें कि दोनों के बीच में डिफरेंस है मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस में। अब यूपीए लोग नहीं कहते हैं, इंडिया अलायंस कहते हैं। तो इंडिया अलायंस में या इंडिया ब्लॉक में जो डिफरेंस है वो 100 सांसदों का है। राज्यसभा, लोकसभा दोनों को मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं। तो अब आज कल 18 अगस्त है और 18 अगस्त को ही उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा होनी है। एनडीए की बैठकों का दौर चल रहा है। उधर इंडिया ब्लॉक की भी बैठकों का दौर चल रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको फाइट किया जाए या नहीं किया जाए। स्पष्ट है कि चुनाव अगर होंगे तो एनडीए का गठबंधन मजबूत स्थिति में है, उनके उम्मीदवार जीतेंगे। हारने की कोई स्थिति है नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि 100 सांसद के लीड से वो आगे हैं, 100 वोट वो उनसे आगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर क्रॉस वोटिंग भी हुई तो 2, 4, 10, 20, 25, 50 क्रॉस वोटिंग हो जाए, फिर भी वो जीतेंगे। 50 से ज्यादा को वो मना नहीं पाएंगे। इतनी हैसियत विपक्ष में, इतनी मजबूती नहीं आई है। हालांकि इधर एक घटनाक्रम बड़ी तेजी से घूमा है और वो घटनाक्रम था, हालांकि छोटा है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। वो घटनाक्रम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एडमिनिस्ट्रेशन के चुनाव का। उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही 2 नेता खड़े थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए जो चुनाव होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इस पोस्ट के लिए ही मतदान होता है। उसके लिए 2 नेता खड़े थे और दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे। एक राजीव प्रताप रूडी और दूसरे संजीव बालियान। राजीव प्रताप रूडी पहले से वहां बने हुए हैं, लंबे समय से थे, अभी तक काफी दिनों से वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन इस बार के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव एजेंडा बन गया, मुद्दा बन गया। क्यों बना मुद्दा? क्योंकि संजीव बालियान जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने पर्चा भर दिया और दोनों में टक्कर हुई, कड़ी टक्कर हुई। लेकिन कड़ी टक्कर के बाद भी बड़े फासले से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। अब इसमें कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भरपूर समर्थन किया, सोनिया गांधी ने भरपूर समर्थन किया, खड़गे साहब ने भरपूर समर्थन किया, कांग्रेस का बहुत जबरदस्त समर्थन मिला और जो पूर्व सांसद भी जो वहां के वोटर हैं, पूर्व सांसदों ने भी राजीव प्रताप रूडी को अपना वोट दिया। खासतौर से जो बिहार के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो जम करके राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, दूसरे दल के हों, जेडीयू के हों और किसी अन्य दल के क्यों ना हों, उन्होंने बिहार के होने की वजह से उन्होंने भर के उनको वोट दिया। तो पूर्व सांसदों जो कि वहां के वोटर हैं, वो उन्होंने भी राजीव प्रताप रूडी को ही अपनी पहली पसंद बनाया। और कांग्रेस और राजीव प्रताप रूडी के बीच में कहा जा रहा है कि बड़ी मैत्रीपूर्ण बड़ा की वातावरण रही और कांग्रेस ने जम करके राजीव प्रताप रूडी को समर्थन किया। अब मैं इसका जिक्र कर क्यों रहा हूं? छोटा चुनाव है वो, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिक्र इसलिए है, सोशल मीडिया पर भी इसकी बड़ी चर्चा है। जिक्र इसलिए है क्योंकि संजीव बालियान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमित शाह जी के उम्मीदवार थे और इसलिए अपनी ही पार्टी के अंदर 2 खेमा बन गया, 2 गुट बन गया और अमित शाह के जो समर्थित ग्रुप हैं, जो नेता हैं, उन्होंने संजीव बालियान को वोट दिया। अब इसमें जगत प्रकाश नड्डा भी हैं, इसमें और उनके लोग हैं जिन्होंने संजीव बालियान के लिए लॉबिंग की। अमित शाह भी पहुंचे थे वोट डालने के लिए, सोनिया गांधी भी पहुंची थी वोट डालने के लिए, सारे लोग पहुंचे थे वोट डालने के लिए। तो अमित शाह की लॉबी इस चुनाव में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हार गई। इसका बहुत महत्व नहीं है, लेकिन
लेकिन चर्चा के लिए यह महत्व जरूर है कि अगर इस तरह की वोटिंग हुई जिसमें कि अब दोनों बीजेपी के, लेकिन बीजेपी के नेता के चयन में, बीजेपी के उम्मीदवार के चयन में एक वर्ग किसको सपोर्ट करता है, ये खुल करके सामने आ गया। मतलब राहुल गांधी अमित शाह की पसंद को पसंद नहीं करेंगे, जगत प्रकाश नड्डा की पसंद को पसंद नहीं करेंगे, और अगर वो जगत प्रकाश नड्डा की पसंद है, अमित शाह की पसंद है, तो मोदी जी की भी पसंद है। इसलिए राहुल गांधी उनकी पसंद को पसंद नहीं करेंगे। और अगर उनके खिलाफ किसी ने पर्चा दे दिया, रख दिया है और मैदान में डटा हुआ है, तो खिलाफ चाहे कोई भी हो, चाहे उसी की पार्टी का क्यों ना हो, उसको कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। यही कुछ हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया राजीव प्रताप रूडी को। क्या ऐसा कुछ उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखने को मिल सकता है? अगर अगर कोई ऐसा, लेकिन ये कैसे मिलेगा? अगर बीजेपी के 2 उम्मीदवार तो खड़े नहीं हो सकते हैं, एनडीए की तरफ से 2 उम्मीदवार तो हो नहीं सकते हैं, एनडीए की तरफ से तो एक ही उम्मीदवार होंगे। आपको दूसरा उम्मीदवार अगर देना है, अपोजिशन का उम्मीदवार होगा। क्या अपोजिशन का उम्मीदवार बैक ट्रैक कर लेगा? इसमें 2 पेच है। पेच नंबर 1 कि अगर वो उम्मीदवार मोदी और शाह के पसंद का हुआ, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन विरोध में वोट करेगी, और अगर वो मोदी और शाह के पसंद का उम्मीदवार नहीं हुआ, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उसको वोट कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है, और फिर इसको प्रचारित किया जा सकता है कि हमने मोदी शाह की लॉबी को हरा दिया। अब तो क्या अंदर अंदर कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के बीच किसी और समूह के बीच में कोई तालमेल हो रहा है, कोई गठबंधन हो रहा है? वो समूह कौन है? क्या संघ को कांग्रेस ने समर्थन देने की बात की है? क्या संघ ऐसा उम्मीदवार देना चाहता है जिस पर अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी समर्थन न भी करे, तब भी उन्हें समर्थन मिल जाएगा और वो जीत जाएंगे? अब ये हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूं, इसका कोई सत्यता से लेना देना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुने जाने के लिए एनडीए ने ऑलरेडी नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को कार्यभार दे दिया है। नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने चुनाव चुन भी लिया है, नाम की घोषणा होनी बाकी है। नाम चल रहे हैं, अभी शेषाद्रिचारी के नाम चल रहे हैं और लोगों के भी नाम चल रहे हैं। शेषाद्रिचारी रेस में बहुत आगे है, जिस पर कहा जा रहा है कि संघ की सहमति है और शेषाद्रिचारी को इसके नाम की घोषणा हो सकती है। अभी लेकिन कयासों के बाजार हैं, एक दिन का वक्त है, कल घोषणा हो ही जाएगी। आज मीटिंगों का दौर चलेगा और कल तक ये बात पता चल जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव जैसी स्थिति उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं बनने वाली है कि यहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी के ही 2 नेता में से किसी एक नेता को चुन करके ये बताएंगे कि हम अमित शाह को हरा दिया और जेपी नड्डा को हरा दिया और उनके गैंग को हरा दिया, और यही प्रचारित करेगी अमित शाह हार गए, अमित शाह हार गए, पता चल गया उनको। ऐसा कुछ उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाला नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के लिए खबर ये आ रही है कि विपक्ष एक संभवतः, हालांकि मास्टर स्ट्रोक मानेगा नहीं, क्योंकि अब अगर 45 मिनट की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, तो बात हुई क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ना मोदी की तरफ से आया है, ना धनखड़ जी की तरफ से आया है। लेकिन क्या धनखड़ के ऊपर कोई और डोरे डाल रहा है? क्या धनखड़ दोबारा राष्ट्र उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं? इसकी संभावना बिल्कुल कम है, लेकिन चर्चा चल रही है, उनको मनाया जा रहा है। क्या आप उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़िए और हम देखेंगे, भले ही हम 100 सीट से पीछे हैं, 100 वोट हमको कम है, फिर भी हम एड़ी चोटी की जोड़ लगाएंगे, हम उनको ताकत दिखाएंगे। आप खड़े हो जाइए, दोबारा खड़े हो जाइए। क्या अपनी भद्द पिटवाने के लिए धनखड़ विपक्ष के इस झांसे में आएगा, या विपक्ष धनखड़ पर कोई दांव लगाएगा?
चर्चा लेकिन बाजार में गर्म करवा दिया लोगों ने। जो धनखड़ के शुभचिंतक हैं, वो चाहते हैं कि धनखड़ विपक्ष के खेमे में आकर के कुछ बड़ा बोलें, कुछ विस्फोटक बात बोलें। मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, संघ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बोलें। और कुछ बोलने के लिए अगर उनसे कोई डील करवाई जाती है कि देखिए हमने इस्तीफा दिया और फिर दोबारा हम खड़े हुए और हमको अपोजिशन के नेताओं ने समर्थन कर दिया और हमने कड़ी टक्कर दी। जीत बिल्कुल नहीं होगी, हार ही होगी, ये जानने के बाद भी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और फाइल करवा दिया। इसके पीछे 2 षड्यंत्र चल रहे हैं। षड्यंत्र नंबर 1 कि ये कह करके कि देखिए ये इतने गुस्से में थे कि इस्तीफा देने के बाद इन्होंने दोबारा नॉमिनेशन कर दिया और धनखड़ ने विपक्ष का हाथ थाम लिया है। ये दोनों षड्यंत्र में कामयाब हो जाएंगे अगर ये चर्चा चला दी जाए मार्केट में, बाजार में, पॉलिटिकल हलकों में ये चर्चा चला दी जाए कि धनखड़ साहब ने अपोजिशन का नेतृत्व करने की बात स्वीकार कर ली है और अपोजिशन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो गए। नेतृत्व मतलब उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हो गए और ये मान मनोबल का चल रहा है और ये किरकिरी कराएंगे हम। इससे कुछ नहीं, मतलब इससे एक इसको कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर लेना कि ये सरकार को हम बताएंगे कि जिसको आपने इस्तीफा दिया हमने उसी को उम्मीदवार बना दिया और 2-4 दिन तक इस पर चर्चा होगी क्योंकि हार तो वैसे भी किसी की भी होनी है। जो कोई भी उम्मीदवार बनेगा अपोजिशन की तरफ से वो हारेंगे। आपको याद होगा कि इसके पहले अपोजिशन के उम्मीदवार बने थे। कौन बने थे? यशवंत सिन्हा जी बने थे। क्या हुआ था हश्र यशवंत सिन्हा जी का? बहुत घूमे इधर से उधर, चारों तरफ घूमे यशवंत सिन्हा जी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो माननीय धनखड़ साहब को ये भी पाशा फेंका जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कम सरकार की किरकिरी ही करा दें हम। कम से कम अमित शाह और मोदी को आंख ही दिखा दें हम कि आपके व्यवहार से नाराज होकर के धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और विपक्ष उनको प्यारा लग रहा है, इसलिए विपक्ष के ऑफर को धनखड़ साहब ने स्वीकार कर लिया। ये भी बात चल रही है। लेकिन धनखड़ साहब हैं मौन व्रत धारण किए हुए हैं। अब क्या 18 अगस्त को धनखड़ साहब विपक्ष के खेमे में चले जाएंगे और विपक्ष के ऑफर को स्वीकार कर लेंगे या विपक्ष अपने बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें ये वन ऑफ द ऑप्शन है और जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी खड़ा करेंगे लड़ने के लिए ही सही, जनतंत्र की रक्षा के लिए ही सही, कम से कम ये। अन्यथा अगर कोई उम्मीदवार नहीं देंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए इनको तो डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं, हार के डर से ही पहले ही उम्मीदवार इन्होंने नहीं दिया। लेकिन विपक्ष ये भी कोशिश कर रहा है कि कोई एक ऐसा उम्मीदवार आ जाए जो मोदी और शाह की पसंद नहीं हो और उसको हम समर्थन कर दें और उसके बाद हल्ला करें कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया और ये देखते हुए कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हमने यूनानिमस कैंडिडेट को चुना है ताकि डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे तो सदन चलाने में वो निरपेक्ष रहेंगे, एकांगी वो सदन नहीं चलाएंगे, अनबायस्ड रहेंगे, वो बायस नहीं होंगे। ये सब एक जो बौद्धिक विमर्श है उसको मैदान में उतारा जा सकता है कि हमने इसलिए समर्थन किया है। डेमोक्रेसी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने समर्थन किया कि नहीं, हम एक यूनानिमस कैंडिडेट देते हैं उपराष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो किसी पार्टी का नहीं है और इसलिए हमने समर्थन किया है। अच्छी बात है, ये भी आप चला सकते हैं, चलाइए। सच्चाई ये होगी कि अपोजिशन के पास आंकड़े नहीं है जो उनको उपराष्ट्रपति की कुर्सी दिला दे। आंकड़े एनडीए के फेवर में है। ऐसी परिस्थिति में चलो अब क्या करेंगे, भागते भूत की लगोटी सही तो सरकार की किरकिरी करा देते हैं, सरकार का मखौल उड़ाते हैं। तो उन्हीं के पासे से जिनको उन्होंने इस्तीफा देने पर मजबूर किया उन्हीं को हम कैंडिडेट बनवा देते हैं। होगा ऐसा कुछ भी नहीं। धनखड़ साहब को पता है कि हम नहीं जीतेंगे, इससे किरकिरी होगी, हमारी बद पिटेगी। यशवंत सिन्हा को लोग याद भी नहीं कर रहे हैं, भूल गए यशवंत सिन्हा को। कभी चुनाव लड़े थे, किसी की स्मृति में नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम था, लेकिन ये कुछ दिन के लिए वो कर रहे थे, कोशिश करना चाहिए। वो स्थिति अलग थी। आज की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज की परिस्थिति तो बिल्कुल आप समझिए व्हिप चलेगा पार्टी में और एनडीए में भी व्हिप चलेगा। क्रॉस वोटिंग होने की कोई संभावना नहीं है या अंतरात्मा की पुकार पर कोई इधर से उधर चले जाए, इसकी संभावना नगण्य है। बहुत अगर हुआ 1, 2, 5, 6, इससे ज्यादा की बात नहीं हो सकती है। तो 100 वोट का के फासले से एनडीए बहुत आगे है। तो इसमें धनखड़ साहब अपनी किरकिरी कराने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे।
एक हो गया नंबर 1। नंबर 2 जो बात हो रही है कि अब अगर संघ और मोदी में कुछ तकरार करवा दिया जाए। अब ये अगर बात नहीं होगी तो चलिए संघ और मोदी में तकरार करवा देते हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट ले आए जिसको हम लोग ये प्रचारित कर सके कि ये संघ का उम्मीदवार है और फिर उनको हम लोग सपोर्ट कर देंगे। उसमें कहेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसमें हम किसी को विरोध नहीं करेंगे। वहां भी मोदी को हम आलोचना के लिए तैयार कर लेंगे कि मोदी की चलने नहीं दी हमने, संघ ने मोदी का चलने नहीं दिया और हमने उनको मदद कर दिया, संघ भी खुश हो जाएगा। ये सारे ढाक के तीन पात होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब एक और बड़ी बात हो रही है। आरएसएस की एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है दिल्ली में 19 और 20 अगस्त को ही। इस राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का नाम क्या होगा नहीं होगा इस पे सहमति बन गई होगी, जिसके लिए अब प्रधानमंत्री और नड्डा जी को जो जिम्मेदारी दी गई है उन तक ये संदेश पहुंच गया होगा, कल पता चल जाएगा। लेकिन उसके एक दिन के बाद ही संघ की इमरजेंसी बैठक हो रही है और उस पर यह कहा गया कि अमेरिका की जो 50% की टैरिफ है, ट्रंप टैरिफ जिसको आप कह रहे हैं, उसके खिलाफ जो वातावरण बना है या उसको लेकर के जो एक देश में भर में एक वातावरण बना है और एक नेगेटिव वातावरण है कि क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के संघ ने एक आपात बैठक बुलाई है। बड़ा मखौल उड़ रहा है सोशल मीडिया पे। ठकुर सुहाती करने वाले या उनको जो सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि संघ क्या करेगा, संघ की क्या हैसियत है ट्रंप को आंख दिखाने की, क्या करेगा ट्रंप? नहीं, संघ अपनी सरकार को कुछ नहीं कह सकता, संघ ट्रंप को क्या कहेगा? संघ तो अपने महाराष्ट्र में कुछ नहीं करवा पा रहा है, नागपुर में कुछ कराने की स्थिति में नहीं है, संघ क्या करेगा? क्या बैठक कर रहा है? संघ की इमरजेंसी बैठक जो हो रही है मित्रों, जिसकी शंका मुझे बहुत पहले से थी और हमें मालूम था कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर में अगर कोई एक संगठन मोदी को उबार सकता है तो वो संगठन है संघ। और लाल किले के प्राचीर से मोदी ने इसकी झलक भी दे दी। संघ की जो प्रशंसा की वो नहीं, उसके बियॉन्ड में बात कर रहा हूं। लाल किले की प्राचीर से 1 घंटा 45-44 मिनट तक बोलने का कीर्तिमान बना दिया मोदी ने, कम से कम अपने ही भाषण में 12 साल में पहली बार बोला उन्होंने, इतना लंबा भाषण दिया। मोदी ने स्वावलंबन, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, इन सारे शब्दों को अपनी डिक्शनरी में बल देना शुरू कर दिया। पहले भी देते थे लेकिन अब ज्यादा बल देना शुरू कर दिया है। अब ये स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, इन शब्दों को प्रचारित कौन करेगा? सरकार की मशीनरी तो करती है, सरकार की मशीनरी की एक सीमा होती है, वो फेल भी हो जाती है। जैसे कि अन्य जो उनकी नीतियां आई गई और फेल भी हुई। लेकिन एक मशीनरी है सरकार के पास जो समझिए उनका पालनहार है और वो है संघ। संघ इस भाव को देश के कोने कोने में ले जा सकता है। जनमानस जो डिमोरलाइज्ड है, उनको जो लग रहा है कि इकोनॉमिक मंदी आ सकती है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है, उससे संघ उबार सकता है। कैसे उबारेगा, क्या करेगा, कैसे इंथुजियाज्म को बहाल करेगा, हौसला बरकरार रखेगा, समाज की नेगेटिविटी को दूर करेगा, इस सब के लिए संघ की बड़ी भूमिका होगी और इसलिए संघ की बैठक हो रही है। यूं ये भी नहीं, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी होनी है। तो ये बात भी सही है कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि नहीं ट्रंप टैरिफ को लेकर के ही संघ की इमरजेंसी बैठक हो रही है, ऐसा नहीं है। ये बात हो भी नहीं सकता कि एक मुद्दे पर आए हैं उसी मुद्दे पर चर्चा हुई। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का मुद्दा महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर चर्चा नहीं होगी इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। चर्चा होगी ही होगी। उपराष्ट्रपति के पद पर तो चर्चा हो गई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अभी भी उस तरह से सहमति नहीं बन पाई है। वो सहमति बनाने की कोशिश होगी, उस पर भी मंथन होगा। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सराहना की है लाल किले के प्राचीर से, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है सरेंडर कर दिया मोदी ने,
डर से कांप रहा है मोदी, थर-थर कांप रहा है संघ से मोदी। संघ ने अपनी औकात दिखा दी, संघ ने अपनी ताकत दिखा दी। तारीफ करो तो सरेंडर कर दिया, तारीफ नहीं करो तो अहंकार में है, संघ को कुछ समझ नहीं रहा है मोदी। मतलब आप कुछ भी कर लेंगे तो जो मोदी विरोध जिनको करना है, वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेंगे। अगर तारीफ नहीं करते तो ये कहता कि देखिए वो तो तैयार है, संघ को आंख दिखा रहा है, संघ की कोई हैसियत नहीं है, मोदी के सामने संघ की कोई हैसियत नहीं है। और अगर संघ की सराहना कर दिया, सरेंडर कर दिया मोदी ने। जो कुछ भी कहेंगे आप, ये लोग उनका उल्टा ही स्तुति गान शुरू करता है, उल्टी स्तुति गान में ये विश्वास रखते हैं। तो अब स्थिति ये है कि संघ मास्टर स्ट्रोक लेकर के पहुंच गए हैं और दिल्ली में इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा और अगर कोई गतिरोध भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तो वो भी खत्म होने वाला है। इंतजार कीजिए, वो गतिरोध बहुत लंबा नहीं चलेगा और मोदी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी को भी इस बार संघ की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक जो एटमॉस्फेयर पूरे सोसाइटी में जो थर्ड टर्म की एंटी इनकम्बेंसी जनरली होती है और फिर ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई जिसको विपक्ष विफल करके प्रचारित कर रहा है, इस सब को देखते हुए आपको रणनीति बनानी पड़ती है। तो संगठन को, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है। नड्डा से यह काम नहीं हो सकता है और नड्डा से यह काम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि नड्डा हर फैसले के लिए दो लोगों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान संगठन बेहद कमजोर है और अगर ये रवैया रहा संगठन का, इसी तरीके से हिला हवाली से संगठन चलता रहा, तो आने वाले दिनों में चुनावों में अपेक्षित सफलता मिलना मुश्किल है और संघ को दरकिनार करके भाजपा नहीं चल सकती है। 10 करोड़ आप कह लें, 15 करोड़ कर लें, कुछ भी कह लें, संघ एक ऐसी संस्था है जिसके साथ आपको चलना ही पड़ेगा। ये मोदी जी जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं मोदी जी। तो संघ से कोई, मोदी जी को कोई बगावत नहीं है। जो कोई भी ये तिकड़म करने की कोशिश करते हैं वो गलत करते हैं। मोदी स्वयं सेवक हैं और मोदी को ये कहने में कोई आपत्ति भी नहीं हो रही है, शर्म भी नहीं हो रही है। मोदी स्वयं सेवक हैं, डंके की चोट पर मोदी कहते हैं। तो पक्का मान के चलिए कि अगर कोई गतिरोध होगा भी, अगर कोई मतभेद होगा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर, तो वो भी निश्चित रूप से सॉल्व होगा। तो ये जो इमरजेंसी बैठक है, इसमें बहुत कुछ सामने आ जाएगा। एक और चलते चलते मैं एक और महत्वपूर्ण बात का यहां पर जिक्र करना चाहूंगा कि कैबिनेट रिसफल होने की बात हो रही है। तो क्या कैबिनेट के रिसफल होने पर भी संघ में बैठक होगी, संघ में चिंतन होगा? पुराने नेताओं को वापस लाने की बात हो रही है। क्या इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का खाली पद नहीं होगा, पूरा संगठन बदलेगा, हर स्तर पर बदलाव होंगे, उस सबके लिए नाम का चयन करना राष्ट्रीय स्तर पर, फिर स्टेट में वो अपनी टीम बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? इसमें जो सहमति होगी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के डिस्पेंसेशन से और संघ के बीच में, उस पर भी चर्चा होगी। और कैबिनेट में अगर किसी को लाना है तो वो कौन चेहरे हैं जो पिछले कई वर्षों से आपने उनको कैबिनेट में लाया, फिर बाहर निकाला? क्या उनकी आवश्यकता दोबारा आन पड़ी है, उन्हें लाया जा सकता है, या फ्रेश चेहरे को लाया जा सकता है? देखिए, एक बात तो सही है कि कई दफा मोदी जी इसको भी मौका, इसको भी मौका, जिसको हमारी मर्जी आती है उसको मौका मोदी जी ने दिया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा सा डिक्टेटोरियल है, ये मानना पड़ेगा आपको। वो बिल्कुल सबको साथ लेकर के बात करके उस तरह से फैसला करते हैं, राय सबकी लेते हैं, निर्णय लेकिन वही करते हैं। लेकिन कई बार निर्णय में वो निर्णय ले लेते हैं, सबकी फिर राय बाद में लेते हैं। तो ये सब जो बातें हैं, इसको लेकर के थोड़ा गतिरोध होगा। इस बार खुल करके बात होगी और ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और उसके बाद निर्णय सामने आएगा। तो संघ इस बार हाशिए पर नहीं है, ये भी सच है, और मोदी को संघ तिरस्कार कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मोदी के कंट्रीब्यूशन को संघ भूल नहीं सकता है, ये देश नहीं भूल सकता है।
मोदी में बहुत कुछ है, इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन ये तय है कि कैबिनेट रिसफल के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, संगठन के बदलाव पर भी चर्चा होगी और ट्रंप टैरिफ पर भी चर्चा होगी। ये भी इमरजेंसी मीटिंग का लबो-लुआब हो सकता है। अब देखिए, आप भी इंतज़ार कीजिए, कुछ निकल के आएगा तो और हम अपडेट बताएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।